नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने केवीएस पीआरटी 2022-23 के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर रहे थे, तो आज इसी क्रम में आज हम लोग पेडागॉजी का प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। आप सभी को पता होगा कि पेडागॉजी से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि आपके 60 अंकों के होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दें कि हम लोगों ने केवीएस पीआरटी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि किशोरावस्था में जो संवेग की तीव्रता होती है वह किस प्रकार प्रकट होती है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी ऑप्शन में व्यवसाय की समस्या और सी ऑप्शन में नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। ये तीनों जो है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता को प्रकट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम है या वातावरण है या खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम भी प्रभावित करेगा। इसलिए इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं ए बी सी वह तीनों सही हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि शिक्षक को इनमें से किसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक को, सभी को पता होगा कि अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। और इसके साथ साथ शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बाल मनोविज्ञान के ज्ञान होने से शिक्षक को बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति और उनकी योग्यता के अनुसार या योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण कर सकें या अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकें टीचर। जैसा कि आप भी एज ए टीचर हैं, केवीएस पीआरटी में आज आप अपनी एक पोस्ट लेंगे, तो आपके लिए क्या रहेगा, आपको अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो विषय आप पढ़ाएंगे उसमें आप पारंगत हों, और साथ ही साथ आपको बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या संचलित, मतलब आगे इसके बताना है, कुछ जगह छोड़ी गई है। तो इसके अलावा मतलब सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है सामाजिकरण में। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है सरकार और डी ऑप्शन है जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो है वह हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा होती है, जो एजुकेशन है वो बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। दोस्तों, एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है एगबर्ग। एगबर्ग एक शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने बताया है कि बालक को दूसरे बालक से सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए उसको खेल खिलाना चाहिए या खेलों में उसको सम्मिलित करना चाहिए।
तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विद्यालय में जो खेल खिलाए जाते हैं या खेल होते हैं, गेम होते हैं, उनका उद्देश्य भी यही होता है कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास कर सकें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि अनुमानी शिक्षण विधि के लिए इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, जो कि अनुमानी शिक्षण विधि यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। तो आपका यह ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और इसमें जो ये सेंटेंस लिखा गया है यह अनुमानी शिक्षण विधि के लिए बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो अनुमानी शिक्षण विधि है इसमें क्या रहता है? स्वानुभव द्वारा सीखना, मतलब बच्चा जो है वह अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है और समस्या समाधान भी शामिल करता है उसमें, और विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय रहते हैं। जैसा कि ये तीनों जो ए, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन प्राथमिक स्तर के बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। वह स्व अनुभव के द्वारा नहीं सीखता है, समस्या समाधान भी शामिल नहीं करता है और पूरे पठन प्रक्रिया के दौरान वह सक्रिय हो ऐसा भी संभव नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ देखते हैं। स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक से किसमें प्रभावी होने की मांग करता है? 4 ऑप्शन है, प्रभावी निर्देश, बी ऑप्शन है संरचनात्मक प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है आत्म अनुशासन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब जी जो ये स्कूल मैनेजमेंट होता है वह एक प्राइमरी टीचर से किस प्रकार प्रभावी होने की मांग करता है। तो यदि आप मान लीजिए एज ए केवीएस प्राइमरी टीचर होंगे तो आपका जो स्कूल मैनेजमेंट होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रबंधक होगा या जो भी होगा, वह आपसे क्या आशा रखेगा, क्या होप रखेगा कि आप एज ए प्राइमरी टीचर हों तो आप प्रभावी निर्देशन हो या प्रभावी निर्देश में संरचनात्मक प्रतिक्रिया वाले हों और सेल्फ डिसिप्लिन हो, मतलब कि आत्म अनुशासन भी आपके अंदर हो। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों से मुख्य रूप से किस तरह संगठनात्मक प्रबंधन में योगदान करने की उम्मीद की जाती है? सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षकों से मुख्य रूप से संगठनात्मक प्रबंधन में योगदान करने की उम्मीद की जाती है वह होती है स्कूल के मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने में एक शिक्षक की भूमिका हो या योगदान रहे। ऐसी उम्मीद स्कूल प्रबंधन को या स्कूल मैनेजमेंट को की जाती है, मतलब वह करती है शिक्षक के लिए। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सभी को पता है कि प्रिंसिपल के बाद एक शिक्षक ही रहता है जो एक विद्यालय की नींव बन के रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निश्चित समय में निर्दिष्ट किसी विषय की पाठवार विषय वस्तु की रूपरेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं या कोर्स कहते हैं या पाठ्य वस्तु कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम के निश्चित होने से स्टूडेंट को, मतलब कि छात्र को यह निश्चित हो जाना है कि उसे साल भर, मतलब कि पूरे वर्ष उसे या आप वर्ष क्या शिक्षण सत्र के दौरान भी कह सकते हैं कि उसे क्या क्या पढ़ना है या उसे क्या सीखना है। इससे छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन एक निश्चित समय के पश्चात किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में निम्न में से किसका विशेष महत्व है? बताना है कि बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें किसका महत्व विशेष है या विशेष महत्व है? खेल का या बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेल। खेल का बच्चों के सामाजिक विकास में एक विशेष महत्व रहता है।
आप सभी जानते होंगे कि स्कूल में या विद्यालय में खेल विधि के द्वारा बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का विकास किया जाता है। देखिए इससे होता क्या है, खेल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का तो विकास होता ही है, बल्कि बालक क्या करता है, वह समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे उसका सामाजिक विकास भी होता है, वो भी पॉजिटिव विकास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है, या जो बेंचमार्क आकलन होता है इसको और क्या भी कहा जाता है यह बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिम आकलन। बेंचमार्क आकलन को और क्या कहा जाएगा, अंतरिम आकलन। दोस्तों यह जो बेंचमार्क आकलन होता है यह योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन, आपने सीटेट में या आपने डीएलएड या बीएड के कोर्स में आकलन पढ़े होंगे कि योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन क्या होते हैं। तो यह योगात्मक आकलन तथा रचनात्मक आकलन के बीच की एक कड़ी है, क्या, बेंचमार्क आकलन या आंतरिक आकलन। ठीक है, इसका उपयोग छात्रों के अधिगम में सुधार करने के लिए तथा रचनात्मक मूल्यांकन को लागू करने में किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकदम केवीएस पीआरटी या केवीएस टीजीटी पीजीटी के बिल्कुल सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए केवीएस का जो पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का पेडागोजी का जो सिलेबस है वह एकदम सेम है, बस किसी यूनिट से 10 नंबर का उसमें है तो 15 नंबर का पीजीटी में है या 5 नंबर का टीजीटी में है, बस जो उसके अंक डिवाइड किए गए हैं वह अलग अलग हैं, बाकी टॉपिक वगैरह बिल्कुल एकदम सेम है। इसलिए आप पीआरटी का फॉर्म फिल किए हैं या टीजीटी या पीजीटी, आप इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही उत्तर बताना है कि कब शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षा दी जाए तभी जो है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा। देखिए इसका मतलब यह है कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप कक्षा 3 के क्लास में आप पढ़ाने गए, क्लास 3 के, अब आप उसमें मैथ्स में आप सीधे जाके त्रिकोणमिति पढ़ा दें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें, तो यह कैसे संभव है, बच्चों को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उनका मानसिक स्तर ही उस लेवल तक लर्न करने में, याद करने में, चीज़ों को समझने में परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों का क्या ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षा दी जाए, तभी शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास और सुधार में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की वर्तमान चिंता क्या है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पाठ्यक्रम विकास और सुधार में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की वर्तमान चिंता यह है कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी और सार्थक बनाया जाए। जैसे आप समझ रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी और सार्थक इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि बच्चा क्या है, वर्तमान में देखिए वर्तमान में समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकता वाले भी बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा सार्थक बनाया जाए, यही इसकी वर्तमान चिंता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्लास में अनुशासन बनाए रखना, या फिर क्लास में सही समय पर पहुंचना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को मिटाना, या डी ऑप्शन है अच्छा वक्ता होना। अब आप सभी को बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को मिटाना ही एक शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि यदि आप एक एज ए टीचर होंगे जाके तो क्या क्या आपका उद्देश्य पहला रहेगा, यही उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों की जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उनको फिनिश किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब यदि विद्यार्थी जोड़ या घटाना
नहीं जानते हैं तो उनको मैथ्स के बड़े बड़े सवाल जोड़ घटाने के, गुणे के, भाग के कैसे आप कराएंगे। तो यही रहेगा आपका सबसे पहला काम कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को मिटाना। दोस्तों, आज का यह वीडियो बस यहीं तक। यदि यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए ज़रा सा भी महत्वपूर्ण रहा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।